Jai Hind, future officers. This is Siddharth, and I welcome you to the DTL, your favorite defense knowledge platform. तो आई होप आप लोगों की एफकैट की रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, बड़ी कंसोलिडेटिंग वे में चल रही होगी, और चलनी भी चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करेगा, जो डेडिकेशन के साथ अपना काम करेगा, वही वो ब्लू वर्दी पहनेगा, राइट? वीर भोग्या वसुंधरा, वसुंधरा मतलब धरती, वीर मतलब करेजियस, तो जो करेजियस होंगे वही धरती की सारी चीजों को भोगेंगे, मतलब सारी सुविधाओं का लाभ उठाएंगे, अपने नेशन को सर्व करेंगे, और इस जर्नी में डीटीएल आपके साथ हमेशा रहेगा, राइट? चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो एसएसबी इंटरव्यूज हो, डीटीएल इज ऑलवेज विथ यू। तो चलिए, आज का आपका जो टॉपिक है वो है स्टैटिक डिफेंस, ठीक है ना? और स्टैटिक डिफेंस के सारे क्वेश्चंस इससे कवर हो जाएंगे, और जो करंट अफेयर्स का जो डिफेंस होगा वो सागर सर की वीडियो से अच्छी तरीके से 50% हमारा स्टैटिक डिफेंस से, और 50% जो करंट अफेयर्स है वो सागर सर की करंट अफेयर्स से पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप लोग रिवीजन को बहुत अच्छी तरीके से करिएगा। तो ये 1.0 है, तो चलिए 1.0 को अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अपन बच्चों। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि इंडियन आर्म फोर्सेस की बात हो रही है। तो इंडियन आर्म फोर्सेस में क्या चीजें आती हैं? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जिसे अपन इंडियन मिलिट्री भी कहते हैं। मिलिट्री मतलब नॉट ओनली द आर्मी बट ऑल्सो द एयरफोर्स एंड द नेवी। अगर हम बात करें पूरी डिफेंस फोर्सेस की बच्चों, तो डिफेंस फोर्सेस में आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आ जाती है, आपकी पुलिस फोर्सेस भी आ जाती हैं, आपका रॉ भी आ जाता है, आपका आईबी भी आ जाता है। सारे के सारे जो देश की रक्षा करते हैं वो सारे के सारे लोग किस में आ जाते हैं? डिफेंस फोर्सेस में आ जाते हैं। लेकिन आज हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? केवल ट्राई फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए पहली बात करते हैं अपन इंडियन आर्मी की। तो दुनिया की जो चौथी सबसे बड़ी आर्मी है वो इंडियन आर्मी है, ठीक है? इससे बड़े कौन है? सबसे पहला तो अमेरिका है, एज यू नो, दूसरा है रशिया, तीसरा है आई थिंक चाइना, और फिर इंडिया का नंबर आता है, ठीक है? नेक्स्ट आती है इंडियन एयरफोर्स। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी एयरफोर्स है वो है यूके, यूनाइटेड स्टेट्स की, दूसरी है रशिया की, तीसरी है इजराइल की, और चौथी है इंडियन एयरफोर्स। अब आप बोलेंगे सर कि चाइना क्यों नहीं है? तो चाइना इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि चाइना की स्ट्रेंथ के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। चाइना से चीजें वही बाहर निकलती है जो वहां का प्रेसिडेंट का ऑफिस, जो वहां का डिफेंस, जो सैंक्शन देता है। सैंक्शन देगा कि इतना बाहर निकालो तो इतना बाहर निकलेगा, इसलिए हमने चाइना को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की हमारे 7वें नंबर पे आती है, और एज यूजुअल अमेरिका और रशिया इसमें भी टॉप पे हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप बात करेंगे बच्चों रैंक्स की। इस बार तो सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी रैंक्स आई थी, तो रैंक्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये डिफेंस के कोर में आता है, और एक तरह से देखा जाए तो आपकी एसएसबी प्रिपरेशन भी इस बात से स्टार्ट हो जाती है कि आपको तीनों रैंक्स के बारे में, तीनों फोर्सेस की रैंक्स के बारे में अच्छी तरीके से पता है। तो प्लीज बच्चों इसको आप बिल्कुल घोट के जाइएगा, रट के जाइएगा। आई पर्सनली गारंटी हो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं इंडियन आर्मी की, ठीक है ना? इंडियन आर्मी की रैंक अपन नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। पहला हो जाता है लेफ्टिनेंट बच्चों। लेफ्टिनेंट बोलते हैं अपन यूके में। अब आप बच्चों आप सोचोगे कि रैंक्स बनाई किसने है? तो बच्चों मैं रैंक बता दूं कि ये रैंक्स जो हैं वो हम पहले किसके गुलाम थे? ब्रिटिश इंडिया के गुलाम थे, ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो ये जो सारे रैंक स्ट्रक्चर है ये भी हमने किससे लिया है? ब्रिटेन से लिया है, यूके से हमने प्रॉपरली इसको इंडक्ट किया है। तो ये सारी की सारी, यूके में भी जो आर्मी का जो बॉस होता है वो जनरल कहलाता है, राइट? तो हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट की, इसको अमेरिका में ल्यूटिनेंट कहा जाता है, ठीक है? तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ल्यूटिनेंट का मतलब होता है सबसे इनिशियल रैंक, राइट? पहले होता था एक सेकंड लेफ्टिनेंट, पहली एक रैंक होती थी सेकंड लेफ्टिनेंट, लेकिन सेकंड लेफ्टिनेंट को खत्म कर दिया गया। अब डायरेक्टली किस पे आ गए हैं अपन? लेफ्टिनेंट पे आ गए हैं, राइट? तो लेफ्टिनेंट जो ऑफिसर होता है, जब आप आर्मी में, जब आपको कमीशन मिलेगा तो आपको लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा, जिसमें 2 स्टार्स होते हैं आपके कंधों पर, ठीक है ना? इसके बाद आता है कैप्टन। कैप्टन मतलब 3 स्टार्स। अगर आप डॉक्टर हो और आप आर्मी ज्वाइन करते हो तो आपको, अगर आप डॉक्टर से आर्मी ज्वाइन करोगे तो आपको पहली रैंक कौन सी मिलेगी?
कैप्टन मिलेंगे जिसके 3 स्टार्स होते हैं। ठीक है, अब आती है बात मेजर की। मेजर मतलब एक ऐसा इंसान जो 7 साल या 7 साल से ज्यादा की अपनी चीजें पूरी कर चुका है ना, वो मेजर है, और इसके कंधे पर आपको एक अशोक चक्र दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके ऊपर आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल मतलब 1 स्टार और 1 अशोक चक्र। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों कर्नल, 2 स्टार और 1 अशोक चक्र। ठीक है ना, आप किसी भी मिलिट्री ऑफिसर की अगर रैंक आपके उसके शोल्डर पे है, राइट, तो आप उसके स्टार्स को देख करके, उसके चीजों को देख करके आप बता सकते हो कि कौन से रैंक का ऑफिसर है, राइट। कर्नल के बाद आ जाता है बच्चों ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर मतलब 1 अशोक चक्र, 3 स्टार्स। ठीक है ना, अब मैंने यहां पे 1 स्टार क्यों लिख रखा है बच्चों, तो इनके बच्चों कॉलर पे भी रैंक चढ़ जाती है। ठीक है ना, तो जब कॉलर पे सिंगल स्टार है अगर, ठीक है ना, तो उसको अपन ब्रिगेडियर बोलते हैं। आपने देखा होगा ब्लैक कलर की एम्बेसडर होती है, या फिर जिप्सी होती है, या फिर सियाज होती है। ब्रिगेडियर के गाड़ी के आगे के नेम प्लेट के नीचे एक सिंगल स्टार लगा रहता है। तो अगर उसकी गाड़ी के सामने 1 स्टार लगा हुआ है, समझ लो कि उसके अंदर ब्रिगेडियर बैठा हुआ है। उसके ऊपर होता है मेजर जनरल। ठीक है ना, मेजर जनरल में क्या होता है बच्चों, 1 स्टार होता है और 2 क्रॉस तलवारें होती हैं। उसके कॉलर में 2 स्टार्स होते हैं। ठीक है ना, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल में क्या होता है, 1 अशोक चक्र होता है और 1 क्रॉस्ड तलवारें होती हैं, राइट। इसके बाद आता है जनरल। जनरल के कॉलर में 4 स्टार्स होते हैं। ठीक है, 4 स्टार्स होते हैं और वो बॉस होता है। क्या होता है बच्चों, बॉस होता है। नेक्स्ट है लास्ट फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल में बच्चों सबको नहीं बनाया जाता, बहुत कम लोग होते हैं जिनको फील्ड मार्शल बनाया जाता है, जिनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभा होती है, जिनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर होता है, उन्हीं लोगों को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को फील्ड मार्शल बनाया जाता है। तो इंडियन आर्मी में जो पहले फील्ड मार्शल थे वो कौन थे, फील्ड मार्शल मानेकशॉ। ठीक है ना, ही वॉज द लेजेंड। अब इनके बारे में जो भी अपन बात बोलेंगे वो कमी है इनकी प्रतिभा के आगे, इनके अचीवमेंट्स के आगे। ठीक है ना, और दूसरे कौन थे, के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, अब आप इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए बच्चों। जो कर्नल होता है बच्चों, कर्नल किसको हेड करता है बच्चों, कर्नल हेड करता है रेजिमेंट्स को। जितनी भी रेजिमेंट्स होती हैं उसका जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो कर्नल होता है। या फिर अगर कोई बटालियन है, अगर कोई बटालियन है या रेजिमेंट है, उसको हेड कौन करेगा, कर्नल करेगा। ठीक है, ब्रिगेडियर क्या हेड करता है, ब्रिगेड। ब्रिगेड को हेड करता है ब्रिगेडियर, जिसके अंदर 3 से 6 बटालियन होती है, जिसके अंदर क्या होती है, 3 to 6 बटालियन होती है। और जो मेजर जनरल होता है बच्चों, मेजर जनरल क्या हेड करता है, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। जो मेजर जनरल होता है वो डिवीजन को हेड करता है, डिवीजन को हेड करता है, जिसके अंदर 7 ब्रिगेड्स होती हैं, जिसके अंदर क्या होती है बच्चों, 7 ब्रिगेड्स होती हैं। ठीक है ना, और जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो किसको हेड करता है, वो करता है कॉप्स। जितनी भी कॉप्स होती हैं लेफ्टिनेंट जनरल उनको हेड करता है, और उनका बॉस कौन होता है, जनरल। इनका दादा कौन है, वो केवल एक होता है। लेफ्टिनेंट जनरल करीबन 7-8 होते हैं, मेजर जनरल थोड़ा उससे ज्यादा होते हैं। इसीलिए जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का स्ट्रक्चर है वो पिरामिड है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जो पोस्ट होंगी वो कम होती चली जाएंगी। ठीक है ना, अब बच्चों आप सोचोगे कि आप प्रमोशन कैसे होता है बच्चों, तो क्या है ना बच्चों, लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, यहां तक के जो प्रमोशन होते हैं वो एग्जाम से होते हैं। ठीक है ना, राइट। इसके ऊपर के जो भी प्रमोशन होते हैं बच्चों, कर्नल के बाद के प्रमोशन, वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग होते हैं, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होते हैं, आपके एसीआर के अकॉर्डिंग होते हैं। जितना अच्छा वैकेंसी, जितना अच्छा ऑफिसर का उसका एसीआर, उतना ज्यादा बंदा ऊपर पहुंचता जाता है। ठीक है ना बच्चों, चलिए, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और पहले कौन थे, फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, फर्स्ट चीफ
ऑफ आर्मी कौन था बच्चों, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, KM करियप्पा। KM करियप्पा हमेशा किसी भी आर्मी ऑफिसर या फिर नेवी ऑफिसर या एयरफोर्स ऑफिसर के पहले उसका रैंक जरूर लगाते हैं। ठीक है बच्चों। अब आप बोलोगे सर फील्ड मार्शल में कितने स्टार्स होते हैं, तो फील्ड मार्शल में बच्चों 5 स्टार्स होते हैं, इसको 5 स्टार जनरल बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है बच्चों, 5 स्टार जनरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है इंडियन एयरफोर्स की रैंक्स। ठीक है ना, सेम यूजुअल, अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन। अब आप देख लीजिए ग्रुप कैप्टन के ऊपर अब ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया ब्रिगेडियर, एयर कोमोडोर, जिसके कॉलर पे 1 स्टार होता है। एयर वाइस मार्शल 2 स्टार, एयर मार्शल 3 स्टार, और एयर चीफ मार्शल के ऊपर 4 स्टार्स लग जाते हैं। अब एयरफोर्स की ऑनररी रैंक क्या होती है, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, राइट, जो कि ऑनररी होती है। किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान, किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट वाले को ही ये रैंक दी जाती है। और इंडियन एयरफोर्स में एक ही सिंगल बंदा हुआ है जिसको ये रैंक मिली है, वो है अर्जन सिंह। जो भी ये ऑर्डिनरी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं बच्चों, वो कभी रिटायर नहीं होते हैं, वो जब तक जीते हैं तब तक उस रैंक पे होते हैं। अब इनको जब इनका अंतिम संस्कार किया जाता है तो भी पूरी वर्दी के साथ किया जाता है बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज होते हैं, राइट। तो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह। ठीक है ना, आप देख सकते हैं इनके कॉलर पे 5 स्टार्स लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बात इंडियन नेवी की। इसको भी अपन नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। एक बात बता दूं बच्चों, नेवी में आज तक कोई भी एडमिरल ऑफ द फ्लीट नहीं बना है। ठीक है बच्चों, नेवी में अभी तक की जो ऑर्डिनरी पोस्ट है वो आज तक नहीं दी गई है, इसलिए हमने अभी के करंट चीफ एडमिरल DK त्रिपाठी सर की पोर्ट्रेट को अपन ने यहां पे प्रेजेंट किया है। चलिए नीचे से उठाते हैं। सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, सॉरी सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर हो जाता है कमांडर। अब आ जाता है कैप्टन। बच्चों आप बोलोगे सर कैप्टन यहाँ पे कितना बड़ा ऑफिसर है, लेकिन आर्मी में तो कैप्टन केवल 3 स्टार होता है। हाँ बच्चों, याद रखिएगा कि आप कैप्टन किसका सुन रहे हैं। एक नेवी का जो कैप्टन होता है बच्चों, वो कर्नल रैंक का ऑफिसर होता है। ठीक है बच्चों, तो उसको हल्का फुल्का मत लीजिएगा, ही इज अ कर्नल रैंक ऑफिसर। इसके बाद आता है कोमोडोर। कोमोडोर में अगेन उसके कॉलर पे एक सिंगल स्टार, रियर एडमिरल 2 स्टार, वाइस एडमिरल 3 स्टार, और जो इनका बॉस होता है, जो इनका चीफ होता है, वो कहलाते हैं एडमिरल, जिसके 4 स्टार्स होता है। देखिए DK त्रिपाठी के सर के कॉलर पे कितने स्टार्स हैं, 4 स्टार्स हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर हु वाज द फर्स्ट नेवी चीफ ऑफ इंडिया, इट वाज एडमिरल RD कटारी। RD कटारी, राइट बच्चों, कभी मत भूलिएगा RD कटारी। हाँ, एयरफोर्स बताना भूल गया मैं। तो एयरफोर्स के फर्स्ट चीफ थे ACM सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, तो प्लीज आप लोग याद रखिएगा, नेवी के RD कटारी वाज द फर्स्ट नेवी चीफ, और फर्स्ट एयरफोर्स चीफ वो कौन थे, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, राइट। चलिए अब देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है कि किस रैंक के इक्विवेलेंट कौन सी रैंक है। ठीक है बच्चों, प्लीज आप अपना नाम भूल जाइए, अपने मम्मी पापा का नाम भूल जाइए, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम भूल जाइए, लेकिन प्लीज ये चार्ट मत भूलिएगा, राइट, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है बच्चों को। आता तो है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, 50% अपना दिमाग होता है वो डिफ्यूज हो जाता है, 50% पे अपन चल रहे होते हैं, राइट। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि हम कंफ्यूजन में कुछ और लिख करके आ जाते हैं। इसलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन बन भी रहा है तो डायरेक्ट उसका आंसर टिक ना करिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पहले पूरे ऑप्शंस को पढ़िए, इसके बाद करेक्ट लगाइए। भले आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया की कैपिटल क्या है, आपको पता है कि न्यू दिल्ली है, लेकिन स्टिल क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए,
उसके ऑप्शंस को 2 बार पढ़िए और इसी के बाद अपना आंसर राइट कीजिए। तो ये चार्ट है, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ते रहिए। सबसे छोटी रैंक लेफ्टिनेंट, नेवी में सब लेफ्टिनेंट कहते हैं, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर कहते हैं। फिर होती है कैप्टन, नेवी में लेफ्टिनेंट, इसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट। मेजर, नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर, एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर। लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडर और विंग कमांडर। कर्नल में कैप्टन नेवी में और ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स में, ठीक है ना। ब्रिगेडियर नेवी में कोमोडोर और इसमें एयर कोमोडोर। मेजर जनरल क्या होगा बच्चों? मेजर जनरल का होगा रियर एडमिरल, इसमें फिर एयर वाइस मार्शल। लेफ्टिनेंट जनरल में क्या होगा बच्चों? वाइस एडमिरल, और इसमें क्या होगा बच्चों? एयर मार्शल। और ठीक है, लास्ट आ जाएगा जनरल, फिर एडमिरल, फिर एयर चीफ मार्शल। ऑनररी पोस्ट भी देख लेते हैं, फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट एंड मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। ठीक है बच्चों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार आपको वीडियो में आकर के इसको देखना नहीं पड़ेगा और इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है ना। एग्जाम से इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है ना। तो जो अपने पके पकाए क्वेश्चन है बच्चों, वो पके पकाए क्वेश्चन अपन से नहीं गलत होने चाहिए, राइट। चलिए आर्मी कमांड्स के बारे में देख लेते हैं। आर्मी कमांड्स भी एग्जाम में आता है, खास करके एफकैट में तो जरूरी आता है, ठीक है ना। तो चलिए अपन देख लेते हैं इंडियन आर्मी की कमांड्स हैं। तो सेंट्रल कमांड है बच्चों लखनऊ में, ठीक है बच्चों, सेंट्रल कमांड है बच्चों लखनऊ में। ईस्टर्न कमांड है बच्चों कोलकाता में, याद रखिएगा बच्चों, ईस्टर्न कमांड कहां पे है? कोलकाता में। नॉर्दर्न कमांड कहां है बच्चों? उधमपुर में है। कहां पे? उधमपुर में, जेएनके, राइट। सदर्न कमांड कहां है बच्चों? तो आप साउथ इंडिया में मत टिक लगा दीजिएगा। सदर्न कमांड बच्चों कहां पे है? पुणे में है, ठीक है ना, महाराष्ट्र, पुणे। इसके बाद आता है साउथ वेस्टर्न कमांड। तो साउथ वेस्टर्न कमांड है बच्चों राजस्थान की राजधानी जयपुर में। वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड आप सोचोगे कि वेस्ट में होगी, तो वेस्टर्न कमांड इज एट चंडीगढ़, चांदी मंदिर, ठीक है, चंडीगढ़। ट्रेनिंग कमांड, अब बच्चों ट्रेनिंग कमांड में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ट्रेनिंग कमांड तो सर महू है। तो बच्चों ये मत गलती मत करिएगा, ट्रेनिंग कमांड इज शिमला, ना कि महू, राइट। महू में तो कॉम्बैट स्कूल है, इन्फेंट्री स्कूल है, आर्मी वॉर कॉलेज है। ये क्या करते हैं? यंग ऑफिसर्स, जो नए नए ऑफिसर बनते हैं, वो अपने पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए यहां पे आते हैं। दिस इज नॉट अ ट्रेनिंग कमांड, राइट। अच्छा, जितनी भी कमांड्स हैं उसका जो चीफ होता है वो कौन होता है? लेफ्टिनेंट जनरल होता है, ठीक है। चलिए अब एयरफोर्स की कमांड्स देखते हैं। सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज, प्रयागराज में आजकल कुंभ मेला भी चल रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल एयर कमांड कहां पे है? प्रयागराज में है। प्रयागराज में एसएसबी के बोर्ड्स भी हैं आपके, ठीक है। ईस्टर्न कहां पे है बच्चों? शिलोंग में है, याद रखिएगा, ईस्टर्न कहां पे है बच्चों? शिलोंग में है। सदर्न कहां पे है बच्चों? तिरुवनंतपुरम में है। सदर्न कहां पे है बच्चों? तिरुवनंतपुरम में है। साउथ वेस्टर्न कहां पे है बच्चों? साउथ वेस्टर्न है बच्चों गांधीनगर पे, ठीक है ना, गुजरात की जो कैपिटल है वहां पे गांधीनगर पे। वेस्टर्न, अब आप सोचोगे सर वेस्टर्न हो गए तो वेस्टर्न साइड पे होगी, तो बच्चों वेस्टर्न कमांड याद रखिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। वेस्टर्न कमांड इज एट न्यू दिल्ली, ठीक है ना। वेस्टर्न कमांड कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। अब एयरफोर्स का ट्रेनिंग कमांड कहां है बच्चों? तो एयरफोर्स का ट्रेनिंग कमांड है बेंगलुरु में, ठीक है, जहां पे अभी एरो इंडिया होने वाला है। 10-15 दिन बाद एरो इंडिया चालू हो जाएगा, राइट। और इस बार सुखोई 57 टैलन आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। F-35 लाइटनिंग्स तो आ ही रहा है अमेरिका का, साथ में Su-57 टैलन के आने की भी चांसेस काफी है। तो इस बार के एरो इंडिया में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस कमांड। तो मेंटेनेंस कमांड कहां है बच्चों? नागपुर में है, ठीक है ना। सारे के सारे एयरक्राफ्ट वहां पे मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, ठीक है। भैया आप एयरफोर्स के चीजों को आप चलाओगे, एयरक्राफ्ट को उड़ाओगे, तो जितना ज्यादा चलाना इंपॉर्टेंट है तो उतना ही ज्यादा उसको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेंटेन करना, क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा महंगे आते हैं बच्चों, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़। सोचिए अगर एक हवाई जहाज क्रैश होता है तो किसी भी देश की इकोनॉमी हिल जाती है, राइट।
तो हमें इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी कमांड्स। कमांड्स इंडियन नेवी की केवल 3 ही कमांड्स हैं। वेस्टर्न नेवल कमांड जो कहां पे है, मुंबई में है, ठीक है। ईस्टर्न नेवल कमांड आपकी वाइजैग में है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विशाखापट्टनम भी बोलते हैं। और सदर्न नेवल कमांड कहां है बच्चों, जिसको अपन ट्रेनिंग कमांड भी कहते हैं, दैट इज एट कोची, ठीक है ना, दैट इज एट कोची। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को क्या बोला गया है, ये ट्राई सर्विसेज का थिएटर कमांड है, ठीक है ना। तो आप अगर अंडमान निकोबार जाते हैं तो आपको वहां पे आर्मी भी मिलेगी, वहां पे आपको नेवी भी मिलेगी, वहां पे आपको एयरफोर्स भी मिलेगी, क्योंकि वो एक ऐसा जंक्शन है, वो एक ऐसा स्पॉट है जहां पे तीनों फोर्सेस का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन। अंडमान निकोबार इज वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया, राइट। तो इंडिया में अंडमान निकोबार का जो है वो ट्राई सर्विसेज थिएटर कमांड है, ठीक है ना। थिएटर कमांड क्या होता है बच्चों, जब हम कारगिल में जीत गए थे तो ये देखा गया था कि तीनों फोर्सेस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, राइट, कि तीनों फोर्सेस आपस में काम कर सके मिलके, उसके लिए हमारे जो फर्स्ट सीडीएस थे जनरल विपिन रावत, उन्होंने ट्राई सर्विसेज को बनाया, और आप ट्राई सर्विसेज आ चुका है और उसके लिए सीडीएस भी बन चुके हैं, ठीक है ना। आज के जो सीडीएस हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है। तो तीनों फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो जो ये सीडीएस है वो थिएटर कमांड के सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं और ये तीनों फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन लेकर आते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन देख लेते हैं बच्चों डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है ना बच्चों। अलग अलग डिफेंस के एस्टैब्लिशमेंट्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, हम क्योंकि बच्चों मेक इन इंडिया को हमें आगे लेके जाना है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स का एस्टैब्लिशमेंट किया, ताकि हमें किसी और पे डिफेंस के इंपोर्ट पे रिलाय ना करना पड़े, हम अपनी चीजें धीरे धीरे खुद बनाने लग जाए, ठीक है। तो चलिए अपन इसको डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स देखते हैं। चलिए पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स, जो किसके अंतर्गत आता है, डीआरडीओ के अंतर्गत आता है। डीआरडीओ कब बना था बच्चों, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए और बताइए डीआरडीओ कब बना था, और उसके रिसेंट चीफ कौन है, समीर कामत जी, ठीक है ना। तो रिसर्च डीआरडीओ की अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग ऑफिसेज हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जो अलग अलग कामों को करते हैं अलग अलग शहरों में, राइट। तो चलिए अपन पहला देखते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जिसको डीआरडीएल भी कहते हैं, ठीक है ना। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों को बनाता है, रिसर्च करता है, ठीक है ना। ये कहां पे है, हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। एक बार ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, हमने केवल उन्हीं को ऐड किया है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और आपका एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, एडीई। तो बच्चों तेजस एयरक्राफ्ट बनाने में इस एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है, जो कहां पे है, बेंगलुरु में है। आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स, आर्मामेंट मतलब छोटी छोटी मिसाइलें, बड़ी बड़ी मिसाइलें, रॉकेट्स, कैनन्स, बॉम्ब्स, ये सारी चीजें बनाने का काम क्या है, किसके पास है, एआरडीई। तो एआरडीई कहां पे है बच्चों, पुणे में है, राइट। नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी, नेवी से रिलेटेड चीजों को, नेवी से रिलेटेड बहुत सारी जो टेक्स हैं वो बनाने का काम किसके पास है, एनएसटीएल के पास है, जो कहां पे है, वाइजैग में है, ठीक है। वाइजैग मतलब विशाखापट्टनम में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, रेडार से रिलेटेड जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे विरूपाक्ष रेडार अपन ने बनाया है अभी, किसके लिए, अपने सुखोई के लिए, जिनको अपन क्या बनाना चाह रहे हैं, सुपर सुखोईज, ठीक है बच्चों। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, अपने सुखोई की फ्लीट को अपन क्या बना रहे हैं, सुपर सुखोईज। सुखोई हमने कहां से लिया है बच्चों, सुखोई हमने लिया है रशिया से। कब लिया था बच्चों हमने इसको, 1998 में। तो इंडिया के लिए इसने स्पेशली डिजाइन किया था, इसका नाम था 30 MK
सॉरी 30 MKI, ठीक है ना। आई का मतलब यहां पे क्या है, इंडिया है, राइट। हमारे पास कितने सुखोई है बच्चों, 272 है। तो जो सबसे बड़ी फ्लीट है हमारे पास बच्चों, वो किसकी है, सुखोई की है। तो याद रखिएगा, सुखोई हमने किससे खरीदा है, रशिया से खरीदा है। और सुखोई, तो सुखोई है, बहुत ही खतरनाक एयरक्राफ्ट है, और अपन उसको क्या बना रहे हैं, सुपर सुखोई। और सुपर सुखोई में क्या लगा रहे हैं अपन, विरूपाक्ष रेडार। ये हमारे इंडिया में ही बना हुआ रेडार है, ठीक है ना, जिससे जो सुखोई है वो उनकी एज और ज्यादा बढ़ जाएगी, उनकी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। ठीक है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डाइट, ये भी डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने का काम ये करती है। ये भी कहां पे है, पुणे। ये भी कहां पे है बच्चों, पुणे। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने के, मतलब ये सारे के सारे बच्चों जितने भी स्टैब्लिशमेंट है, ये डिफेंस से रिलेटेड चीजों को बनाने के लिए ही अलग से इनका आधारशिला रखी गई है, इनका फाउंडेशनल स्टोन रखा गया है। इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम स्टडीज एंड एनालिसिस, दिल्ली, ठीक है ना। किसी भी सिस्टम का जो स्टडीज है, जितने भी सिस्टम है उनका ABCD XYZ जितनी भी चीजें हैं उसके लिए एक अलग इंस्टीट्यूट बनाया गया है, वो है दिल्ली में। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी, जो है ये भी अगेन दिल्ली में है, ठीक है। इसमें से आपको एक ना एक एग्जाम में जरूर दिखेगा। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जो कि हैदराबाद में है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि बेंगलुरु में है। आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये अगेन पुणे में है। नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी वाइजैग में है, विशाखापट्टनम में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट भी बेंगलुरु में है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डायट जिसे बोलते हैं, पुणे में है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद में है। इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम स्टडीज एंड एनालिसिस, वो भी दिल्ली में है। सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स लेबोरेटरी भी कहां पे है, दिल्ली में है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों डिफेंस ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स में। जैसे आपको पता है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़गवासला पुणे में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहां पे है, देहरादून में है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एक चेन्नई में है और एक UTA में, एक गया में है, गया बिहार में है। काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर कहां पे है बच्चों, वायरंगेटे मिजोरम में। जंगल वॉरफेयर बच्चों, इंडियन आर्मी से अच्छा कोई जंगल वॉरफेयर में है ही नहीं। जंगल में हमसे अच्छा कोई नहीं लड़ सकता है। इवन इजराइल के आर्मी ऑफिसर्स, रशिया के आर्मी ऑफिसर्स, अमेरिका के आर्मी ऑफिसर, अलग अलग कंट्रीज के आर्मी ऑफिसर इस बहुत ही फेमस स्कूल में आते हैं और अपनी चीजों को सीखते हैं, ठीक है ना। तो काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर, ठीक है ना। एंटी टेररिज्म के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वहां पे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कहां पे दी जाती है, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर। याद रखिएगा, वायरंगेटे मिजोरम, ओके। चलिए, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। अब बच्चों जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हार्श होता जाता है। ऐसे में जितने भी कमांडोज होते हैं, जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। लेकिन इंडियन आर्मी की बात ही कुछ और है। आपने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर, जो काराकोरम रेंज में है। सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स एकदम बिना किसी प्रॉब्लम के -30, -40 में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। कैसे, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया हैज हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, जो कि गुलमर्ग में है, JNK में है। तो ये ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट इंडिया और इंडिया के जितने भी फ्रेंड्स हैं, कंट्रीज है, वहां के ऑफिसर्स यहां पे आते हैं और स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट आता है आर्मी वॉर कॉलेज, या फिर इन्फेंट्री स्कूल, या फिर स्कूल ऑफ कॉम्बैट। ये कहां पे है, महू में है।
जो कि इंदौर के पास है, राइट। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, डिफेंस के मैनेजमेंट का कॉलेज कहां पे है? सिकंदराबाद में है। कहां पे? तेलंगाना में। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, जब आप ऑफिसर बन जाते हो तो कुछ कोर्स करने के लिए आपको डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में जाना पड़ता है। जितने भी ग्रेट हमारे जनरल्स हुए हैं, ठीक है ना, जैसे नरवणे साहब, जैसे मलिक साहब, राइट, जितने भी टॉप के जनरल्स हुए हैं उन्होंने यहाँ पे कोर्स जरूर किया है। तो जब भी आप फौज में कमीशन होंगे तो आपको डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में, जो कि वेलिंगटन में है, वेलिंगटन मतलब नॉट न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड मत पहुंच जाइएगा, वेलिंगटन एक शहर है जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है ना। चलिए अब इंडियन नेवी की ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स देख लेते हैं बच्चों। तो इंडियन नेवल एकेडमी एजीमला, ठीक है ना, एजीमाला, एजीमाला हिल भी है वहां पे, कहां पे है? केरल में है एजीमाला हिल। तो एजीमाला में कहां पे है? इंडियन नेवल एकेडमी, ठीक है ना। अगर आप नेवी में कमीशन होते हो तो आपकी सारी की सारी ट्रेनिंग कहां पे होगी? इंडियन नेवल एकेडमी में होगी। नेवल वॉर कॉलेज, नेवी से रिलेटेड, शिप से रिलेटेड जितने भी वॉर्स होते हैं उसके लिए आपको एक अलग स्कूल से जाना पड़ता है। वो कहां पे है? गोवा में है। ये बहुत ही फेमस स्कूल है बच्चों। आईएनएस चिल्का, जहां पे नेवी के अग्निवीरों की ट्रेनिंग होती है, ये कहां पे है? उड़ीसा, ठीक है ना। अब नेवल एयर स्टेशन गरुड़ा, एंटी सबमरीन स्कूल और नेविगेशन स्कूल, डायरेक्शन स्कूल, मतलब आप पानी में क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को किस तरीके से फॉर्म करोगे, किस तरह से चीजों को करोगे। तो ये जो जितने भी स्कूल हैं, ये तीनों के तीनों स्कूल कहां पे है बच्चों? कोची में है, ठीक है, कोची में है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनिंग स्कूल्स। इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनिंग स्कूल आपके एफकैट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी बहुत लोगों का ख्वाब है, ये डुंगीडल, ठीक है ना, हैदराबाद के पास में है, तेलंगाना। फ्लाइंग ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट एफटीई हकीमपेट, ये भी तेलंगाना में है। कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर, ठीक है ना, एयर कॉम्बैट मैन्यूवरिंग, डॉग फाइटिंग, जितनी भी चीजें होती हैं ये कौन करता है? कहां पे है ये? सिकंदराबाद तेलंगाना में है, राइट। यहाँ पे हेलीकॉप्टर पायलट्स की और फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग होती है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, एयरफोर्स का टेक्निकल कॉलेज बहुत ही फेमस है, जहां पे जितने एटीसीज हैं, जितने भी सिग्नलर्स हैं, जितने भी कंट्रोलर्स हैं, उन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। ग्राउंड स्टाफ की ट्रेनिंग बेसिकली यहाँ पे होती है, जो कि है बेंगलुरु में, राइट। टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? टैगडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे अभी के एयर चीफ हैं अमरप्रीत सिंह जी, वो इस स्कूल से पढ़े हुए हैं। आपने एक मूवी देखी होगी टॉप गन, जिसकी अभी सेकंड वर्जन जो अभी आया हुआ था 2 साल पहले। तो अमेरिका में टॉप गन स्कूल है जो वहां के फाइटर पायलट्स को ट्रेन करता है, वहां के नेवी के फाइटर पायलट्स को ट्रेन करता है। तो हमारे इंडिया का जो टॉप गन है वो क्या है? लद्दाख, ठीक है ना। ये कहां पे है? ग्वालियर में है, ठीक है बच्चों, ग्वालियर में है, जो मिराज 2000 के बेस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए अब डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट, डिफेंस में हमको मेक इन इंडिया लाना है, डिफेंस में हमें किसी और किसी भी देश पर बैंक नहीं होना है बच्चों। तो बैंकिंग से बचने के लिए हमने अपने खुद के प्रोडक्शन यूनिट्स भी बनाए हुए हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। ऑर्डिनेंस मतलब गोला बारूद, ठीक है। तो गोला बारूद के लिए हमारे अलग से स्कूल बने हुए हैं बच्चों। तो पहला है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, कहां पे है ये? उत्तर प्रदेश में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिचनापल्ली, तमिलनाडु में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेढक, जो कि तेलंगाना में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में भी है, लेकिन वो सब कैटेगरी में आ जाती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां है, तो वो है जबलपुर में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कहां पे? जबलपुर। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स में।
ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। इसमें मतलब हमने कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनवाइट किया है कि आप आइए और डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाइए। ओके, तो पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ठीक है ना, जो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, HAL भी बोलते हैं। फाइटर्स ही नहीं बनाता है, हेलीकॉप्टर्स भी बनाता है और ट्रांसपोर्ट भी बनाता है। HAL कहां पे है बच्चों, बेंगलुरु में। ओके, हमेशा याद रखिएगा बेंगलुरु में है, और इसका एक सब यूनिट कहां पे है, नासिक में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारे के सारे इक्विपमेंट्स बनाता है, ये है बेंगलुरु कर्नाटका में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो टैंक्स बनाता है, टैंक से रिलेटेड R&D को परफॉर्म करता है, वो क्या है, भारत डायनामिक लिमिटेड BDL में, जो कहां पे है, हैदराबाद तेलंगाना में। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बहुत ही फेमस है, ये कहां पे है, वाइजाग में है, मुंबई में है, सॉरी, ये कहां पे है, मुंबई में है, ठीक है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE, ठीक है ना, ये क्या बनाता है बच्चों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है। ये कहां पे है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। और जो हमारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यहां पे अभी कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलेंगे, INS विशाल। ओके, चलिए, स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स, कुछ न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे अपन बार्क कहते हैं, ठीक है ना, ये कहां पे है, मुंबई में है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद तेलंगाना में है, जहां पे फ्यूल को रखा जाता है, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, ठीक है ना। न्यूक्लियर फ्यूल क्या है बच्चों, यूरेनियम 235, और क्या है बच्चों, प्लूटोनियम 239, ये सब क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल है, राइट। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, तमिलनाडु में है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, RR-CAT भी जिसे कहते हैं, जिसमें लेजर से रिलेटेड सारे के सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जाते हैं, जो कहां पे है, इंदौर, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये एशिया का पहला कैथोड सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, एशिया का पहला। हालांकि अब तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन जब ये ओपन हुआ था तो इट वाज द ओनली फर्स्ट इन एशिया जहां पे लेजर टेक्नोलॉजी और साइक्लोट्रॉन और एक्सेलरेटर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती थी, और अभी भी होती है। कुछ और डिफेंस के एस्टैब्लिशमेंट्स देख लेते हैं बच्चों। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कॉलेज न्यू दिल्ली में है, ठीक है। डिफेंस स्पेस एजेंसी कहां पे है बच्चों, बेंगलुरु में है। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड कहां पे है बच्चों, आपने देखा होगा टीवी में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे रहते हैं, बहुत सारे लोग बैठ करके काम करते रहते हैं, और एक उनका बॉस है, वो सबको ऑर्डर्स देता रहता है। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड इसी को बोलते हैं, SFC को बोलते हैं, जो कि है न्यू दिल्ली में। डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस के लोग भी साइबर एजेंसी में होते हैं, साइबर वॉरफेयर में होते हैं, है ना, साइबर स्पेस को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, तो इनका भी ऑफिस है, वो कहां पे है, न्यू दिल्ली में है, राइट। लास्ट है इंडियन कोस्टल गार्ड हेडक्वार्टर्स, कोस्टल गार्ड को सिक्योर रखने के लिए हमारे 7,514 किलोमीटर का जो हमारा टेरिटरी है, जो कोस्टल टेरिटरी है, उसको अपन, उसका जो हेडक्वार्टर्स कहां पे है बच्चों, वो है न्यू दिल्ली में। बच्चों इससे ज्यादा आपको डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं पढ़ने हैं, आपके एग्जाम में इन्हीं में से कोई आएगा। फिर जब आपकी एग्जाम होगी तो आप बोलोगे सर डिफेंस 1.0 से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, तो वी विल वेट फॉर इट, है ना। तो आपको डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में इसके आगे नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मिसाइल प्रोग्राम पे आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब अपन आ जाते हैं बच्चों बैलिस्टिक मिसाइल पे। तो एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल बच्चों, एक होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है बच्चों, इसको अपन स्पेस में छोड़ देते हैं, और स्पेस पे छूट करके
ये क्या करती है बच्चों, ये पहले स्पेस पे जाती है, इसको जो रॉकेट इसका जो इंजन होता है ये इसको स्पेस में ले जाता है, फिर ये वहां से फॉल डाउन होती है अपने टारगेट पे। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा वॉरहेड होता है, इसमें बहुत ज्यादा असला बारूद होता है, इसमें बहुत ज्यादा गन पाउडर होता है। तो जब ये गिरती है नीचे अपने टारगेट पे तो बहुत बड़ी तबाही मचाती है, राइट। और ये बहुत लंबी दूरी के लिए होती है, ठीक है ना। जबकि क्रूज मिसाइल होती है बच्चों, वो ऐसे प्रपोर्शन पे जाती है और वो जमीन से लगकर चलती है क्रूज मिसाइल, और क्रूज मिसाइल ज्यादा डिस्टेंस के लिए यूज नहीं होती है। अगर अपन को बहुत ही पिन पॉइंट पे अटैक करना है तो अपन क्रूज मिसाइल का यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर अपन को बहुत बहुत ज्यादा किसी का नुकसान करना है, किसी आधे सिटी को ही उड़ा देना है, तो वहां पे अपन क्या यूज करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है ना। बैलिस्टिक मिसाइल अलग अलग रेंजेस की होती हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल का कल्चर हमारे इंडिया में किसने शुरू किया था, एपीजे अब्दुल कलाम सर ने, जिनको अपन क्यों बोलते हैं मिसाइल मैन, जस्ट बिकॉज ही स्टार्टेड द बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ऑफ द इंडिया। ओके, चलिए तो चलिए अग्नि सीरीज देखते हैं। तो अग्नि, तो ये न्यूक्लियर कैपेबल क्यों है बच्चों, क्योंकि इसके वॉरहेड में अपन न्यूक्लियर वेपन भी लगा सकते हैं, राइट। न्यूक्लियर वेपन भी अपन इन मिसाइलों से लॉन्च कर सकते हैं। ओके, तो पहली है अग्नि-1। आपको इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है, केवल इसकी रेंज पता करनी है आपको, आपके एग्जाम में वही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी रेंज है 700 किलोमीटर से लेकर के 1200 किलोमीटर तक, ठीक है ना। अग्नि-1, इसको अपन क्या बोलते हैं, SRMB, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। फिर आती है अग्नि-2, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज है 2000 से लेकर के 3500 किलोमीटर तक, ठीक है। जैसे जैसे अग्नि आगे की ओर जाती है, वैसे उसमें जो लोडिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ती जाती है, ठीक है। लोडिंग कैपेसिटी भी तो जरूरी है, क्योंकि एक बैलिस्टिक मिसाइल अपने साथ कई सारे वॉरहेड लेकर जाती है। फिर आता है अग्नि-3, जिसको अपन इंटरमीडिएट रेंज बोलते हैं, 3000 से लेकर के 5000 तक। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, IRBM, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। इसकी रेंज है 3000 से लेकर के 5000 तक। नेक्स्ट आता है अग्नि-4, इसको लॉन्गर रेंज बोलते हैं, ठीक है, 4000 किलोमीटर तक। अब आ जाता है बच्चों अग्नि-5, जिसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं, ICBM, जो किस रेंज की होती है, 5000 किलोमीटर से ज्यादा की होती है, ठीक है। दुनिया की सबसे खतरनाक ICBM किसके पास है इस समय, नॉर्थ कोरिया के पास है, उसका नाम है शायद डॉग फैंग करके, राइट। वो 13,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है, राइट। वहां के लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, वहां की सरकार, दुनिया में जो 2 गवर्नमेंटें हैं वो अपने लोगों को भूखा मारती है, लेकिन डिफेंस में पीछे नहीं है। फर्स्ट है नॉर्थ कोरिया, सेकंड है हमारा बगल का भिखमंगा देश पाकिस्तान, ठीक है। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और जा रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेने, ठीक है ना। नवाबी ना घटे भैया जी की, ठीक है ना। भले आपके कपड़े फटे हुए हैं, नवाब साहब आए हुए हैं, उनका पैजामा फटा हुआ है, लेकिन उनकी जो गाड़ी है बढ़िया, वो रोल्स रॉयस से कम की नहीं है, ठीक है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी और सबसे ज्यादा गधे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। स्टिल वो अपनी जनता को कुछ नहीं खिलाता, लेकिन चाहिए उनको 5th जनरेशन फाइटर, किससे लड़ने के लिए, इंडिया से लड़ने के लिए, ठीक है ना। इंडिया से क्यों लड़ना है उनको, कोई खास मकसद नहीं है, ताकि वहां की आर्मी की पूंछ होती रहे, ताकि वहां के आर्मी को पैसा मिलता रहे, राइट। अभी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, इस पे फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हमारी कौन सी है, अग्नि-5। अग्नि-6 भी क्या है बच्चों, ये भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी जो रेंज होगी वो 10,000 किलोमीटर की ज्यादा होगी, राइट। और ये अभी कंस्ट्रक्शन मोड में है, और इसका जो नाम है वो है सूर्या। तो सूर्या आप अग्नि-6 को ही बोल सकते हो, राइट। चलिए
अब आ जाते हैं बच्चों पृथ्वी सीरीज में, जो कि कई सारी पृथ्वी सीरीज की जो मिसाइलें हैं वो फेज आउट हो चुकी हैं। पहली बार पृथ्वी मिसाइल कब बनी थी बच्चों? 1988 में। किसने बनाया था? एपीजे अब्दुल कलाम। नहीं तो पहले हम रशिया पे बेस थे, हमें रशिया से मिसाइलें मंगानी पड़ती थी, लेकिन इसके बाद हम अपनी मिसाइलें खुद बनाने लग गए, राइट। तो पहली है पृथ्वी 1, जिसका आर्मी वेरिएंट है, उसकी रेंज क्या है? 150 किलोमीटर। फिर पृथ्वी 2, जिसकी एयरफोर्स रेंज है 250 से 350 किलोमीटर, राइट। और पृथ्वी 3, जिसको अपन धनुष भी कहते हैं, उसकी रेंज है 350 से 600 किलोमीटर तक। तो इसको आप जमीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, एयर से भी लॉन्च कर सकते हैं और पानी से भी लॉन्च कर सकते हैं। ये तीनों वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है। अब आ जाते हैं बच्चों क्रूज मिसाइल। ठीक है बच्चों, क्रूज मिसाइल, आज का जमाना किसका है बच्चों? क्रूज मिसाइल का है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल चलाने का मौका शायद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्रूज मिसाइल अपन बहुत अच्छी बना करके अपने दुश्मन देशों के खिलाफ थोड़ा सा एक डर बना सकते हैं, तो एक पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल टेरर उनके दिमाग में डाल सकते हैं, राइट। तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल रेडार को डॉज करने के लिए हवा से लगकर चलती है और ये एस ट्रैजेक्टरी बनाती है। ठीक है ना बच्चों? क्या बनाती है बच्चों? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एस ट्रैजेक्टरी में चलती है। इसको पहले फायर करो, ये ऊपर की ओर जाती है, फिर अपने क्या बोलते हैं, टारगेट की तरफ चली जाती है, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है बच्चों। ठीक है ना? 5 मार्क के ज्यादा होती है। ठीक है ना? 5 मार्क, 7 मार्क, 3 मार्क। अब मार्क क्या होता है? तो अगर मैं 1 मार्क की बात कर रहा हूं तो स्पीड साउंड के बराबर। अगर मैं 2 मार्क की बात कर रहा हूं तो वो जो स्पीड है वो आवाज की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। आवाज की स्पीड क्या है बच्चों? 332 मीटर्स पर सेकेंड। तो इससे क्या हो जाएगी बच्चों? ज्यादा ही हो जाएगी। ओके, तो मार्क का मतलब यही होता है। तो जितने मार्क उतने मल्टीप्लाई बाय उतना, क्या मल्टीप्लाइड बाय उतना स्पीड ग्रेटर देन साउंड। ठीक है ना? तो आपने सुना होगा सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक। तो सबसोनिक का मतलब क्या होता है? आवाज की स्पीड से कम, मतलब 1000 के कम। सुपरसोनिक मतलब आवाज के साउंड का डबल, और हाइपरसोनिक का मतलब आवाज की साउंड, मतलब आवाज की स्पीड से 5 × 5, मतलब 5x। ठीक है? तो ये 3 चीजें होती हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। हाइपर मतलब 5, स्पीड ग्रेटर देन साउंड इंटू 5, तो हाइपरसोनिक हो जाती है। तो हमारे पास क्या है बच्चों? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। तो हमने और रशिया ने मिल करके इस मिसाइल को बनाया हुआ है, और ये एकदम फाड़ मिसाइल है बच्चों। चाइना बहुत डरता है इस मिसाइल से, और हम चाइना के जितने भी दुश्मन देश हैं, हमने सबको प्रेजेंट किया है कि आप हमारे से ब्रह्मोस खरीदिए, और ब्रह्मोस का तोड़ उनके पास बिल्कुल भी नहीं है, राइट। इसकी जो स्पीड है वो 2.8 मार्क है, और इसकी जो रेंज है 290 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, 290 किलोमीटर है। अब सर बोलेंगे सर 290 किलोमीटर पे क्यों रोक दिया, 300 बना देते। तो बच्चों जब हम इसको बना रहे थे तब इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एमटीसीआर का मेंबर नहीं था। ठीक है बच्चों, अब हमको मेंबरशिप इसकी मिल गई है। एमटीसीआर का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी देश अगर इसका मेंबर नहीं है तो वो 300 किलोमीटर के ऊपर की मिसाइल नहीं बना सकता, ना ही खरीद सकता। ठीक है ना? अगर आप एमटीसीआर के मेंबर नहीं हो तो आपकी कोई भी मिसाइल जो है वो 300 किलोमीटर को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई देश आपको दे सकता है। तो जब हम ब्रह्मोस 1 बना रहे थे तो हम एमटीसीआर के मेंबर नहीं थे, राइट। जैसे ही 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने एमटीसीआर की मेंबरशिप हमको मिल गई, तब हम 300 किलोमीटर के आगे चले गए। इसीलिए रशिया ने हमें क्या दिया है? S-400, मतलब उस मिसाइल की
जो रेंज है वो 400 किलोमीटर के आगे की है, राइट। अगर हम MTCR के मेंबर नहीं होते तो S-400 हमें नहीं मिलता, और हम अब अपनी नई ब्रह्मोस में उसका 290 के ऊपर हम ले जा रहे हैं, राइट, जिसको अपन सुपर ब्रह्मोस भी कहेंगे, ब्रह्मोस 2.0 भी कहेंगे, ठीक है। आपको जान के खुशी होगी कि चाइना जो है वो MTCR का मेंबर नहीं है, इसलिए उसको जो S-400 मिला है उसका नाम तो S-400 है, लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटी है वो केवल 300 किलोमीटर्स की है, राइट। तो MTCR आप याद रखिएगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ओके। ब्रह्मोस 2 जो हम बना रहे हैं रशिया के साथ मिलकर के, ये हाइपरसोनिक होगा, मतलब इंटू 5 स्पीड, और इसकी जो स्पीड होगी 5 के ऊपर की होगी, मतलब कह रहे हैं 7.7 मार्क के ऊपर की ओर जाएगी ये स्पीड, ठीक है ना। और इसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर की होगी, जो कि एक काफी रेवोल्यूशनरी है। एक और क्रूज मिसाइल हम बना रहे हैं बच्चों, जो है निर्भय, जो सबसोनिक है, मतलब 1000 किलोमीटर के अंदर है इसकी स्पीड है, और ये अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल के लाइन में बनी हुई है, उसकी लाइन में बनी हुई है, मतलब जितनी औकात टॉम हॉक मिसाइल की है उतनी ही औकात हमारे निर्भय क्रूज मिसाइल की है। और निर्भय क्रूज मिसाइल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और इन दोनों मिसाइलों को हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों से लॉन्च कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की कौन सी एक एयरक्राफ्ट है जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को और निर्भय क्रूज मिसाइल को ले जा सकता है, तो वो है सुखोई 30 MKI। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अब बच्चों ये बोलोगे कि सर टैंक के लिए अलग मिसाइल है। हाँ बच्चों, टैंक बहुत ज्यादा एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है, उसको तोड़ना, उसको फाड़ना इतना आसान नहीं होता है, वो नॉर्मल बम्स का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें स्पेशल टाइप के बॉम्ब्स चाहिए, राइट। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए बच्चों, स्पेशल टाइप के बॉम्ब चाहिए, ठीक है। तो स्पेशल टाइप के बॉम्ब्स को क्या बोलते हैं, एंटी टैंक, टैंक को तोड़ने वाले एंटी टैंक, और ये गाइडेड होते हैं, उनको पता होता है कि टैंक कहां पे है, वहीं पे उनको फायर कर दिया जाता है। तो सबसे पहला है हमारा नाग, ये इंडिजीनियस है, मतलब हमने खुद बनाया है, राइट। इसको फायर एंड फॉरगॉट है, बस इसको दिखा बस दो कि वो जा रहा है तुम्हारा शिकार, जाके लपक लो, तुम्हारा फायर कर दो, वो मार मूर के खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसको बोला जाता है फायर एंड फॉरगॉट, ठीक है ना। इसकी जो रेंज है वो 500 मीटर से लेकर के 4 किलोमीटर तक की है, मतलब पास में कोई टैंक हो तो हम उसको आसानी से हिट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हेलिना। अगर अपन एयरफोर्स से या किसी हेलीकॉप्टर से या किसी फाइटर से अपन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फेंकते हैं तो नाग का नाम क्या हो जाता है, हेलिना हो जाता है, ठीक है ना। इसकी रेंज है 7 किलोमीटर, ठीक है ना। ये देखिए आपको नाग दिख रहा होगा। स्टैंड, ठीक है ना, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, जिसकी जो रेंज है वो थोड़ा सा ज्यादा है, 10 किलोमीटर की रेंज है। नेक्स्ट है एम्पैक GM, जिसपे काफी अच्छी तरीके से काम चल रहा है कि एक इंसान लिया रहेगा, और जैसे बजूका होता है यहां पे रख करके लॉन्च करना है, तो एक इंसान उस ATGM को लॉन्च कर पाएगा, और ये केवल इन्फेंट्री के लिए होगी। इन्फेंट्री मतलब जो पैदल सेना होती है, ठीक है ना। इसकी रेंज कितनी है, 2.5 किलोमीटर की रेंज है, कि मतलब पास में कोई टैंक जा रहा है तो बंदे ने अपनी बंदूका उठाई, उसमें MPAD-GM लोड करी और शूट कर दिया, तो जाके घुस गई भैया जी के, ठीक है ना, भैया जी खत्म, ओके। चलिए अब आ जाते हैं एयर टू एयर मिसाइल में, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो क्या बोलते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट हो, तो एक दूसरे स्ट्रक्चर को या फिर दूसरे ग्राउंड के किसी भी चीज को अटैक करने के लिए अपन के पास एयर टू एयर मिसाइल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी एयर टू एयर मिसाइल है जिसको अपन बोलते हैं अस्त्रा, ठीक है ना। ये BVR मिसाइल है। अब BVR मिसाइल का क्या मतलब होता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। अगर कोई भी चीज 110 या 110 किलोमीटर के अंदर की रेंज की है तो अपन क्या करेंगे, इस मिसाइल को लॉक कर देंगे, और ये मिसाइल जाकर के भले अपन को जो हमारा टारगेट है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो नंगी आंखों से विजिबल नहीं है, फिर भी ये जाकर के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगी, इसलिए अपन इसको बोलते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज, और ये भी मिसाइल हमने खुद बनाई है,
ठीक है ना। और इसी बात पे बच्चों अस्त्रा मार्क 2 का भी चल रहा है और लगभग 90% उसका काम हो ही चुका है और इसकी जो रेंज है वो 160 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, इसकी जो रेंज है, इसकी इफेक्टिवनेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो इंडिया भी किसी मामले में अब कम नहीं है। ये देखिए, आप देख सकते हैं अस्त्रा बीवीआर, राइट। अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं। ये एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर होते हैं, ये मैन्यूवर करने के लिए, ग्लाइड करने के लिए, है ना, अपने टारगेट को अच्छी तरीके से पीछा करने के लिए ये फिन्स लगाई जाती है। एक ये फिन लगी हुई है, एक पीछे की ओर फिन लगी हुई है, राइट। चलिए, अब अपन सरफेस टू एयर मिसाइल कि मतलब जमीन से हवा में मार करने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल। तो सबसे खतरनाक है हमारे पास आकाश, जिसको अपन क्या कहते हैं, मीडियम रेंज। इसकी जो रेंज है वो 25 से लेकर के 30 किलोमीटर तक की है। मतलब एक छोटी रेंज में अगर अपन को कोई चीज को मारना है तो ये आकाश मिसाइल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी है। कई सारे लोग, कई सारे देशों ने आकाश हमसे खरीदी भी है। आकाश न्यू जनरेशन, ठीक है ना, ये इंप्रूव्ड वर्जन है और इसकी रेंज को हमने बढ़ा दिया है बच्चों। कितना बढ़ा दिया है बच्चों, 60 किलोमीटर तक इसका रेंज हमने कर दिया है। तो याद रखिएगा, आकाश एनजी 60 किलोमीटर। ठीक है, अब इससे आगे अगर हमारा कोई दुश्मन है तो क्या करेंगे बच्चों, तो बराक, बराक 8, ये हमने इजराइल के साथ, इंडिया प्लस इजराइल के साथ मिल करके बनाया। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, 100 किलोमीटर। फिर क्वासम क्विक रिएक्शन सैम, ये तुरंत आप इसको किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में लेकर जाओ, कहीं पे भी इसको लगाओ और लॉन्च कर दो, ये कहीं भी आसानी से ले जाई जा सकती है और इसका जो इफेक्टिवनेस है वो एकदम 100% है। ठीक है ना, इसकी जो रेंज है वो 30 किलोमीटर है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं बच्चों कि ये हमारा इंडिया है, तो हमारे पास आकाश है, आकाश है बच्चों, जो किस रेंज की है, 30 किलोमीटर्स। इसके बाद हमारे पास आकाश जो कि करीबन 60 किलोमीटर्स की है। फिर है हमारे पास हेलिना, सॉरी हेलिना बोल रहा हूं, बराक, ये है 160 किलोमीटर्स के लिए। और फिर है हमारे पास बच्चों S-400, S-400 मतलब ये कितने की है, 400 किलोमीटर्स के लिए है। तो इंडिया का जो बॉर्डर है वो 100% सुरक्षित है। पहला तो आकाश है, दूसरा आकाश न्यू जनरेशन है, तीसरा बराक है, चौथा S-400 है। तो इंडिया किसी भी रेंज में, किसी भी क्या बोलते हैं डायमेंशन में, आपको कोई भी आपका दुश्मन है, हम आराम से उसको मार सकते हैं और कोई भी हमारी पावन धरती पर अटैक नहीं कर सकता, राइट। चलिए, एंटी शिप मिसाइल, शिप्स को भी घिराने के लिए हमें एक बड़ी बड़ी मिसाइलों की जरूरत होती है, क्योंकि शिप भी होता है बच्चों, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो वी ऑल्सो नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ एंटी शिप मिसाइल्स, जिसमें से ब्रह्मोस, मैंने आपको बताया कि इसका नेवल वर्जन भी है, इसका एयरफोर्स वर्जन भी है, आर्मी वर्जन तो है ही। तो हमारे पास ब्रह्मोस का जो नेवल वर्जन है वो क्या करती है, आराम से किसी भी शिप को, किसी भी डिस्ट्रॉयर को, किसी भी फ्रिगेट को आराम से गिरा सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, हमारे पास निर्भय का नेवल वर्जन है जो कि अभी 95% अपने टेस्ट में पूरा हो चुका है, आने वाले कुछ महीनों में इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्या है, एंटी शिप मिसाइल है, राइट। क्योंकि आजकल समुद्र में भी अपना अधिकार जमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हमारा देश है, जो हमारा दुश्मन है, हम लोग बोल रहे होंगे पाकिस्तान, नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, चाइना। तो चाइना से हमें काउंटर करने के लिए हमारे पास हर तरीके के हथियार होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये सारे के सारे मिसाइल्स बच्चों अंडर डेवलपमेंट है, जिसमें से पहला है HSTDV, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। तो इसको लॉन्च करने के लिए हमें अलग से व्हीकल की जरूरत है, जिससे अपन मार्क 7+ के सारे वेपन्स अपन बना पाएंगे, सारे के सारे मिसाइल्स अपन बना पाएंगे, राइट।
तो ये फ्यूचर की बात है। अब बहुत जल्दी हम एक ऐसा व्हीकल बना लेंगे, ये व्हीकल बन जाएगा तो हम आराम से ब्रह्मोस 2.0 को लॉन्च कर देंगे, राइट। चलिए अब बच्चों आ जाते हैं इंजीनियरिंग मार्वल्स पे, ठीक है ना। दुनिया में बहुत ही कम देश हैं जो खुद का अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना पाते हैं, और उसमें से हमारा इंडिया भी है। इंडिया के पास भी वो टेक्नोलॉजी है कि हम अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना पाते हैं, राइट। चलिए आईएनएस विक्रमादित्य बच्चों, तो सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर आज के टाइम पे किसके पास है? अमेरिका के पास है, राइट बच्चों। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको बोलते हैं गेराल्ड आर फोर्ड, ठीक है ना, वो अमेरिका के पास ही है। करीबन 17 से 18 एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका के पास। इसके बाद किसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है? रशिया के पास। फिर चाइना के पास भी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, और हमारे पास भी करीबन तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा आने वाला है, जिसको अपन बोलते हैं आईएनएस विशाल। ओके, तो चलिए अपन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रमादित्य। इसका पुराना नाम क्या है? एडमिरल गॉर्शकोव। ये एडमिरल गॉर्शकोव कौन थे? रशिया की नेवी के चीफ थे, और इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हीरो भी कहा जाता है, राइट। और ये रशिया की नेवी को एक बहुत बड़ी बुलंदियों पे ले गए थे, और रशिया का जो सबसे बड़ा प्राइज था वो इनको 2-2 बार मिला था, ठीक है। और इंडिया से इनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे, ठीक है बच्चों। इंडिया से इनके बहुत ही ज्यादा अच्छे रिलेशंस थे। 1971 के वॉर के टाइम पे इन्होंने इंडिया को काफी ज्यादा कॉर्वेट्स और फ्रिगेट्स क्या दी थी बच्चों? गिफ्ट में दी थी, राइट। तो हम इनको बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं, राइट। एडमिरल गॉर्शकोव, तो एडमिरल गॉर्शकोव का नाम ही क्या है? आईएनएस विक्रमादित्य है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? कीव क्लास का बोलते हैं, और ये किसके लिए बनाया गया था? सोवियत नेवी के लिए बनाया गया था। और ये क्या था? बेसिकली एक हेलीकॉप्टर कैरियर था, ये एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। लेकिन बाद में जब इसको इंडिया को मिल गया 1992 में, जब कोल्ड वॉर हुआ, और कोल्ड वॉर के जब खत्मे के टाइम पे जब रशिया कोलैप्स हुआ, तो उसके पास पैसे नहीं थे कि वो एडमिरल गॉर्शकोव को मेंटेन कर सके, तो इसने इंडिया को बेच दिया था। तो इसको हमने मॉडिफाई किया और इसको एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया, और इसको 2013 में इंडिया की नेवी में ऐड कर लिया गया। ये कितना टन वजन ले जा सकता है? 45,000 टन वजन ले जा सकता है। और इसमें अभी कौन सा एयरक्राफ्ट हमने स्टेशन किया है? मिग 29 के। जी हाँ बच्चों, मिग 29 का जो नेवल वर्जन है वो इसको हमने इस पे किया है। और कौन से हेलीकॉप्टर है? सी किंग है, एएलएच ध्रुव है, ये सारे के सारे हमने इसमें माउंट किए हुए हैं। तो दिस इज आईएनएस विक्रमादित्य। इसका इंजन स्टीम टरबाइन का है, डीजल का नहीं है, स्टीम टरबाइन का इसका इंजन है, ठीक है ना। और ये इंडियन नेवी का दूसरा क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है ना। तो उसको याद रखिएगा, एडमिरल गॉर्शकोव, द मैन हु डिफीटेड द यूएस नेवी, ठीक है ना, एडमिरल गॉर्शकोव। ही वाज द वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी, आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, द वन एंड ओनली आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रांत तो रिटायर हो गया, अब बात करते हैं आईएनएस विक्रमादित्य की, जिसका नेवी का नाम है IAC-1। ओके, ये इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसका मतलब ये हमने खुद बनाया है। यस बच्चों, इंडिया हैव दैट कैपेबिलिटी दैट वी कैन एक्चुअली मेक अवर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, राइट। ये कब कमीशन हुआ था? 2022 में, और ये भी कितना है? 45,000 टन वजन ले जा सकता है। इसमें भी अपन क्या कौन कौन से एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं? AHL ध्रुव, मिग 29 के, और जो नेवल वर्जन तेजस का आएगा वो भी हम इसमें रख सकेंगे। और फ्यूचर में टेड BF नाम का एक हेलीकॉप्टर भी इसमें माउंट किया जाएगा। और अगर हमारी डील फाइनल हो गई तो रफेल का जो नेवल वर्जन है वो भी हम इसमें डाल सकेंगे, राइट। इसका जो प्रपल्शन है वो गैस टरबाइन है अगेन, और ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिजिनियसली इंडिया में बना है। तो अगर बता दें कि इंडिया ने कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बनाया है, तो वो है आईएनएस विक्रांत, ठीक है।
अब आने वाला कौन सा है बच्चों? आईएनएस विशाल। इंडिया के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हम आईएनएस विशाल लेकर आएंगे, जो हमारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, राइट। 65,000 टन वजन का होगा ये, और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? इसमें कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिस्टम होगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर में बच्चों बहुत थोड़ी सी जगह होती है, राइट। और किसी भी एयरक्राफ्ट को प्रपल्शन करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, तो नीचे गैस टरबाइन से कनेक्टेड हुक्स लगे हुए होते हैं, जो हुक्स एयरक्राफ्ट को पकड़ेंगे और बहुत ही कम टाइम पे उनको हवा में धकेल देंगे, ठीक है ना। ये टेक्नोलॉजी केवल और केवल अभी अमेरिका के पास है, राइट। तो अब इंडिया भी कैटापुल्ट असिस्टेड सिस्टम टेक ऑफ लेकर के आने वाला है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैटोबार। जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? कैटोबार। तो ये टेक्नोलॉजी इंडिया एक्सक्लूसिवली आईएनएस विशाल में लेकर आ रहा है, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर आवर इंडियंस, है ना। और चाइना और पाकिस्तान की तो जलने वाली है पूरी तरीके से, राइट। चलिए चलिए आप सबमरीन्स की बात कर लेते हैं बच्चों। अब आप सबमरीन्स में मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सबमरीन्स की अपन बात करेंगे। जो सबसे पहली सबमरीन है, दैट इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, ठीक है ना। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसमें सबसे पहले आ जाती है अपन की न्यूक्लियर सबमरीन, जिसको अपन कहते हैं आईएनएस अरिहंत, राइट। आईएनएस अरिहंत इज द इंडिजीनियसली बिल्ट न्यूक्लियर सबमरीन, और इंडिया उन चुनिंदा देशों में है जो अपनी खुद की सबमरीन बना सकते हैं, राइट। इसको कब कमीशन किया गया? 2016 में किया गया, ठीक है ना। और ये करीबन 15 से 20 साल तक लगातार पानी के अंदर रह सकता है, और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चल पाता, राइट। इंडियन नेवी के कई सारे ऑफिसर्स हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं। केवल इसका जो कमांडिंग ऑफिसर होगा, जो इसके अंदर काम करने वाले होंगे, और जो नेवी का चीफ होगा, केवल वही इसके बारे में जानता है, ठीक है। आईएनएस अरिहंत, राइट। ये कौन सी कैटेगरी की है? एसएसबीएन। एसएसबीएन का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, ये इसकी कैपेबिलिटी को दिखाता है, ठीक है ना। और अभी हमने किसको ऐड कर लिया है? इसके भाई को, आईएनएस अरिघात। अभी कुछ दिन पहले हमने 2024 में भी इसको कमीशन कर लिया है। ये इसी की कैपेबिलिटीज का एक दूसरा वर्जन है, राइट। अब आगे भी हम कई सारी न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं जो फ्यूचर एसएसबीएन्स होंगी, राइट। तो 2 अभी और अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हमारे पास कुल मिलाकर के 4 न्यूक्लियर सबमरीन हो जाएंगे। तो इनका नाम याद रखिएगा, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात। अब आ जाते हैं बच्चों न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। बच्चों हमारे पास वो तो न्यूक्लियर सबमरीन, लेकिन हमें एक ऐसी सबमरीन की भी जरूरत है जो न्यूक्लियर भी हो और अटैक भी करती हो, राइट। तो हमारे पास एक थी अकूला क्लास की एसएसएन, ठीक है ना। ये क्या करती थी? न्यूक्लियर सबमरीन तो थी, साथ में ये अटैक भी करती थी, राइट। तो हम ये वाली सबमरीन अभी तक बना नहीं पाए हैं, लेकिन फ्यूचर में हम बनाएंगे, राइट। तो इसको अपन क्या बोलते थे? आईएनएस चक्रा 1, आईएनएस चक्रा 2। ये हमने किससे लिया था? रशिया से लिया था, और लेकिन हमने इसको वापस कर दिया। एक हमने फ्रांस से ली थी, एक रशिया से ली थी। अब फ्रांस वाली चल रही है, रशिया वाली हमने रिटर्न कर दी है 10 साल के लीज पे। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि सबमरीन में हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अभी पीछे चल रही है। सबमरीन हम बनाने में टाइम लगा रहे हैं, लेकिन हमारे चाइना के पास बहुत खतरनाक सबमरीन है, ठीक है ना। उसके पास सबमरीन, हर प्रकार की सबमरीन है। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन है, बैलिस्टिक सबमरीन है, एआईपी सबमरीन है, डीजल प्रपल्शन सबमरीन है, स्नॉर्कलिंग सबमरीन है, हर तरह की सबमरीन है। तो क्या इंडिया को चिंता में आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल चिंता में नहीं आना चाहिए। हमारे पास सबमरीन कम है बच्चों, लेकिन हमारे पास सबमरीन को गिराने की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। K4 सागरिका मिसाइल है हमारे पास, ठीक है ना। बहुत सारे हमारे पास बॉम्ब्स हैं। हमारे पास पोसाइडन नाम का बोइंग का एयरक्राफ्ट है, जिसको अपन सबमरीन हंटर भी कहते हैं। तो कोई भी सबमरीन हमारी आंखों से बच नहीं सकती है, राइट। तो फ्यूचर में इंडिया 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बनाएगा, राइट। चलिए देखते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे जो एडमिरल हैं DK त्रिपाठी सर, उन्होंने
इसके बारे में बात भी की थी। चलिए एक सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, एआईपी सिस्टम। ये डीजल सबमरीन होती है जिसको एआईपी सिस्टम कहते हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन। तो जो हमारी कलवरी क्लास की सबमरीन्स हैं उसको हमने एआईपी सबमरीन बना दिया है। सबमरीन्स पे हम डीटीएल पे सेपरेट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें से सबमरीन कैसे काम करती है, कैसे वो ऊपर जाती है, कैसे नीचे आती है, किस तरीके से अटैक करती है, ये सारी की सारी चीजें बताऊंगा। तो इंडिया ने अभी एआईपी सबमरीन बना लिया है, डीआरडीओ ने एआईपी सबमरीन बना लिया है, और उसको ठेका, जो उसको बनाने का ठेका है वो किसको दिया है? लार्सन एंड टूब्रो को, एलएनटी को। एग्जाम में आपके ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि एआईपी सबमरीन का ठेका, कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है एलएनटी को। और किस में लगाया जा रहा है? 6 कलवरी क्लास की सबमरीन्स पे लगाया जा रहा है। कलवरी मतलब जो फ्रांस से मंगाई गई है, जिनको दुनिया में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स भी कहा जाता है। एआईपी टेक्नोलॉजी क्या होती है इसको मैं दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं अपन प्रोजेक्ट 75I। ये भी नेक्स्ट जनरेशन की एआईपी सबमरीन्स है जो इंडिया खुद ही बना रहा है, और खुद ही एआईपी सिस्टम्स को इंडिया फिट करेगा अपने सबमरीन्स में। चलिए आज के लिए खत्म होता है 1.0। अब 2.0 में हम पूरा एयरफोर्स कवर करेंगे, सारे एयरक्राफ्ट कवर करेंगे, S-400 मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम कवर करेंगे, और पैरामिलिट्री फोर्सेस कवर करेंगे। तो बच्चों आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा। इसके बाहर से स्टैटिक डिफेंस में कहीं और नहीं आएगा, इस बात की गारंटी हम सारे डीटीएल वाले और डीटीएल की सारी टीम इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन करिए। डीटीएल इज ऑलवेज विथ यू। स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश, एंड जय हिंद।